वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड गेट। और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे शिशुनाग डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हम जान चुके थे हरियंग डायनेस्टी, प्रद्योत डायनेस्टी और जो बृहद डायनेस्टी थी उसके बारे में। तो आज हम शुरू करते हैं शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में। शिशुनाग डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 413 से लेके 345 BC तक। अब सबसे पहला जो इनके अंदर रूलर आता है वो है शिशुनाग। शिशुनाग क्या है? सबसे पहला रूलर है और फाउंडर कौन है शिशुनाग डायनेस्टी का? ही वॉज वायसराय ऑफ वाराणसी बिफोर बिकमिंग द किंग ऑफ मगध। यानी कि शिशुनाग जो है काशी, यानी कि जो काशी जो एरिया है वाराणसी, उसका वॉयसराय हुआ करता था। वो क्या कहते हैं यहाँ पर जो मगध का एम्पायर बनने से पहले, यानी कि जो रूलर बनने से पहले वो वॉयसराय था। शिशुनाग कंटिन्यूड द एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ हरियंक। शिशुनाग ने भी जो उनकी पॉलिसी थी हरियंक के एक्सपेंशन करते रहना, जो उनका मगध से जो महाजनपद था उसको वो एक एम्पायर बनाते जा रहे थे, तो उसने भी यही पॉलिसी आगे चली रखी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग वॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ पावर ऑफ अवंती विद इट्स कैपिटल एट उज्जैन। यानी कि अगर हम देखते हैं अवंती, क्योंकि अवंती और मगध की जो दुश्मनी थी वो बहुत टाइम से पहले चली आ रही थी लगातार, कभी कभी सुधरी, बाद में मतलब हर टाइम बेकार ही रही थी। सिर्फ बिंबिसार था, सिर्फ उसी के टाइम में कुछ हद तक ये बेहतर रहा। बाकी जितने भी राजा आए दोनों के बीच में, सबके बीच लड़ाई चलती रही, कहीं ना कहीं उनमें इतने से फूटती प्रतिद्वंदी थी एक दूसरे के वो। तो इस पावर को ख़त्म कौन करता है? इस पावर को ख़त्म करता है शिशुनाग, और उसको तबाह करके अवंती को, जो अवंती का एरिया साथ में उसकी जो राजधानी है उज्जैन, पूरा एरिया कंट्रोल करके उसको मगध के अंदर मिला लेता है। और जो उसका कॉम्पिटिटर दिखाते हैं होता है अवंती, वो ख़त्म हो जाता है इस तरह से। और वो जो उसकी राजधानी जो कैपिटल होती है उसको शिफ्ट कर डालता है वैशाली, क्योंकि देखते हैं हम उदयन ने क्या करा था, पाटलिपुत्र शिफ्ट कर ली थी। कालो अशोक ने क्या करा, उसने भी शिफ्ट कर ली थी, वो वैशाली ले गया था, ये दोबारा वैशाली लेके चला गया शिशुनाग जो है। तो ये कैपिटल को शिफ्ट करने का भी एक तरह से खेल चल रहा है बार बार। तो अगला क्या है इसके अंदर, जो कालो अशोक है। कालो अशोक कौन है? इसका बेटा है, इसको कहा जाता है कावा काका वर्ना। और मतलब इसने क्या करा, जो राजधानी है उसको शिफ्ट कर डाला। पहले राजधानी कहाँ पर थी? वैशाली के अंदर शिफ्ट करी, इतने दोबारा शिफ्ट करके पाटलिपुत्र पे ले गया ये फिर से। ही कंडक्ट द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली के अंदर। सीधा मतलब हम जानते हैं, इसे पिछले में बनाई थी वीडियो बौद्ध धर्म के ऊपर, जो बहुत रिलीजियस है उसके ऊपर, तो बताया था मैंने उसके अंदर कि सेकेंड जो काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट की, वो कंडक्ट करी थी काल अशोक ने, जो कि वैशाली के अंदर हुई थी। ही वॉज किल्ड इन अ पैलेस रिवोल्यूशन दैट ब्रॉट द नंदा डायनेस्टी ऑन द थ्रोन। उसको एक रेवोल्यूशन हुई, काल अशोक को उस रेवोल्यूशन के अंदर मार दिया गया। इस वजह उसके साथ ही साथ जो नंदा डायनेस्टी है वो सिंहासन पे आकर बैठ गई। नंदी वर्मन सन ऑफ कालशोक वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। नंदी वर्मन तक मतलब राज होता है इनका, डायनेस्टी है शिशुनाग की वो रहती है कायम, फिर आगे चल के वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ से स्टार्ट होती है द नंद डायनेस्टी। इनका रूलिंग का पीरियड जो है 345 से लेकर 321 तक BC में सारा, ये मतलब बिफोर क्राइस्ट है सारा, ईसा ईसा पूर्व इसको हम कहते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी and it lasted for from 345 BC to 321 BC. The first ruler was Mahapadmananda, who separated द थ्रोन ऑफ कालाशोक। मतलब वो एक तरह से वारिस बन जाता है, उसको मार डालते हैं, कत्ल कर डालते हैं उसको, जो उसका मर्डर हो जाता है, और इस तरह से महापद्मनंदन जो है वो वहाँ का राजा बन जाता है मगध का। अब देखते हैं महापद्मनंदन के बारे में। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज महापद्मनंदा, दिस हु टुक द टाइटल ऑफ एकरात। एकरात का टाइटल लिया किसने? महापद्मनंदा ने। इसका मतलब ये होता है कि जिसका एक छत्र राज्य, मतलब पूरे जो मगध है, जितना भी एम्पायर देखते हैं हम, सारे पे कंट्रोल किसका दिखाया है इसके अंदर? महापद्मनंदन इस पे सारे में कंट्रोल कर लेता है अपना, और इस तरह से वो एक टाइटल लेता है एकरात का, यानी कि जो सिर्फ अकेला ही रूलर होना चाहिए। तो ये टाइटल यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि एक हिस्टोरिकल एम्परर पहले आ चुका है, जिसको हम शिशुनाग को कहते हैं, कि वहाँ से वो उसने एक हिस्टोरिकल एम्परर बना, वो पहला। आगे हम देखते हैं ही कॉल द हिस्टोरिकल नहीं सॉरी, पहला हिस्टोरिकल जो कहा गया है एम्परर, वो इसी को कहा गया है द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया, क्योंकि उससे पहले तो वहाँ पे इंडिया के अंदर कोई एम्पायर थे ही नहीं। एम्पायर तो बाद में स्टार्ट बनने शुरू हुए, सबसे पहले एम्पायर तो मगध को ही देखते हैं हम। तो इसको सबसे पहला कहा गया
हिस्टोरिकल एम्परर, क्योंकि इस टाइम तक एक तरह से हम देखते हैं मगध जो है एम्पायर बन चुका था, मतलब इतना बड़ा एरियाज का एक्सपेंशन नहीं हुआ था पर वो एम्पायर बन चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य इज़ द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट एम्पायर जो है चंद्र मौर्य है, पर हिस्टोरिकल एम्पायर अगर हम देखते हैं तो वो महापद्मनंदा है। ही मर्डर कालशोक टू बिकम द किंग, उसने जो कालशोक था उसको मारा था बनने के लिए। अब जो पुराण है वो उसको एक तरह से बताते हैं कि जो डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय एंड द सेकंड परशुराम और भार्गवा है, यानी कि जो महापद्मनंदन है उसको जो पुराण है उसको एक तरह से वो उसको एक तरह से बताते हैं कि ये जो क्षत्रिय हैं उनको ख़त्म करने वाला है, क्योंकि उसने खुद ऐलान करा था कि मैं जो क्षत्रिय हैं उनको ख़त्म करने वाला हूँ, जो दुनिया क्षत्रिय हैं सबको मैं मार डालूंगा। तो वो क्योंकि एक ये नॉन क्षत्रिय किंग था ये। आगे देखते हैं, द पुराना रिप्रेजेंट महापद्मनंदा एज अ सन ऑफ महानंदिनी। महानंदिनी एक लेडीज थी, उन औरत थी, उसके बेटा बताया जाता है जो पुरानी है उसके अंदर। द लास्ट किंग ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी बाय अ शूद्र वुमेन, जो शिशुनाग डायनेस्टी जो लास्ट किंग था उसकी जो बीवी थी, एक शूद्र बीवी थी, उसका बेटा बताया जाता है। मगर अगर हम देखते हैं एज पर द जैन टेक्स्ट एंड ग्रीक राइटर्स क्रोटियस ही वॉज द सन ऑफ अ बार्बर। जैन टेक्स्ट कहता है कि वो एक बार्बर का बेटा था, मगर वहीं पर अगर ग्रीक राइटर क्रोटियस का देखते हैं तो कहता है कोर्टनेस था, मतलब एक प्रोस्टिक्यूटर का बेटा था ये। ही कॉन्कर्ड मैनी किंगडम, उसने भी एक्चुअली मतलब अपना जो सिस्टम चला रहा था मगध का, आगे चलो एम्पायर को डेवलप करते जगह जा रहे थे, वो वही चीज़ इसने भी जारी रखी है आगे चल के। और उसने भी जो अपना एक मगध एम्पायर है उसका एक्सपेंशन जारी रखा। He added Kaling to Magad and brought an image of Jinnah as a victory trophy. उसने ही सबसे पहले जो कलिंग था कंट्रोल सबसे पहले किसने करा था उसको, जो महापद्मनंदन है उसने सबसे पहले उसको कंट्रोल करा कलिंग को। दे मेंटेन 2 लाख की उनके पास इन्फेंट्री थी, 60,000 की उनके पास कैलेवरी थी और 6,000 हाथी थे। सच अ ह्यूज आर्मी कुड बी मेंटेन ओनली थ्रू एन इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम। इतनी बड़ी आर्मी है तो उसको एक कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पैसा चाहिए आर्मी चलाने के लिए, उनको खाना पीना खर्चा देखना है, जो उनके जानवर है उनकी देख रेख करनी है, तो उसका खर्चा उठाने के लिए कुछ सिस्टम चाहिए। तो ये मुमकिन हो पाया था एक भारी भरकम टैक्सेशन सिस्टम के जरिए से। दे क्रिएटेड द फर्स्ट एम्पायर ऑफ नॉर्थ इंडिया। महापद्मनंदन थे, उन्होंने ही सबसे पहला एम्पायर बनाया था, मतलब उनके टाइम पे एम्पायर बन चुका था ये एक तरह से। एक्सपेंशन अभी नहीं हुआ था इसका इतना ज़्यादा, पर एम्पायर ही बन चुका था। To maintain this huge army and force heavily taxation was employed by the state, यानी कि जो आर्मी बता चुका मैं 2 लाख की आर्मी के पास बहुत सारी इन्फेंट्री कैलिवरी है, 60,000 की, 6,000 हाथी हैं, 30,000 की कैलिवरी है सॉरी। तो उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी भारी भरकम टैक्स लगा रखे थे। द आर्मी ऑफ नंदा नेवर फेज अलेक्जेंडर, क्योंकि अलेक्जेंडर उनके टाइम में आ चुका था, क्योंकि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी महापद्मनंदा से सामना नहीं हुआ था, वो इंडिया तक आ चुके थे मगर उनका सामना नहीं हुआ था। वो इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग द डीज ऑफ धनानंद। अब धनानंद के टाइम में ये आता है, जो क्या कहते हैं, जो अलेक्जेंडर से सिकंदर कहा जाता है, ये धनानंद के टाइम में ये सामने आता है। ये सबसे लास्ट जो रूलर है धनानंद माना जाता है। ही इज़ रेफर्ड एज अगरा मैस और जेमड्रा मैस इन ग्रीक टेक्स्ट, उसको एक तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, रेफर बताया जाता है कि ये वो है। Alexander invaded northwestern India during this region, but he could not proceed toward the Gangetic plain because of his army refusal. यानी कि जो सिकंदर था वो उसके टाइम में आ चुका था, किसके ना टाइम में, धनंद के टाइम में, मगर उसने आगे आके जो गंगटिक से क्षेत्र है यानी जहाँ मगध एम्पायर है वो वहाँ तक नहीं बढ़ा, क्योंकि उसकी आर्मी ने मना कर दिया था आगे बढ़ने, क्योंकि वो लगातार चलते पीछे से आ रहे हैं और लगातार लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, वो तो थक चुके थे इस चीज़ से, तो वैसे उसकी आर्मी जो है उसने लड़ने से मना कर दिया सिकंदर की। और तो दूसरी वजह मानी जाती है वो ये मानी जाती है क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। जैसे हम देख चुके हैं 2 लाख की तो इन्फेंट्री, 20,000 कैलेवरी, 3,000 हाथी हैं, फिर 2,000 जो घोड़ा चलाने वाले, जो रथों चलाने वाले होते हैं, घोड़े पर लड़ने वाले लोग होते हैं, वो अलग हैं इनके पास। तो ये इस वजह से बताते हैं कि ये पावरफुल भी हुआ, और दूसरा ये कि जो सिकंदर है उसने इन पर हमला भी नहीं करा। ही इज़ सेड टू बी वन ऑफ द 9
8 और 9 सन ऑफ महापद्मनंदन, मतलब महापद्मनंदन के 8-9 बेटे थे, उनमें से एक बेटा ये भी था। ही इज क्रेडिटेड द वो इन्वेंशन ही इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ नंदो पकरा मनी, यानी कि ये एक कोई मेजरमेंट का सिस्टम था, उन्होंने ही जो धनानंद था उसने ही स्टार्ट किया गया था, तो उसको इसका क्रेडिट मिलता है। ही बिकम अनपॉपुलर, अब ये अनपॉपुलर क्यों हो जाता है, क्योंकि इन्होंने एक तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखे थे, और दूसरा क्या है कि क्योंकि शूद्र कास्ट थे, मतलब सबसे शूद्र थे, और तीसरी वजह ये थी कि ये क्षत्रिय थे, एंटी क्षत्रिय थे, मतलब क्षत्रियों को मारने वाले लोग थे। इस वजह से क्या हुआ, इनकी बहुत बड़ी एनिमी खड़ी हो गई, बहुत सारे दुश्मन के खड़े हो जाते हैं। और दूसरी वजह अलग वजह ये है कि इन्होंने जो चाणक्य धनानंद था उसने चाणक्य की बेइज्जती करी थी। जो चाणक्य ने एक तरह से वो कर लिया था फैसला कि मैं जो डायनेस्टी नंद डायनेस्टी उसको ख़त्म करके रहूँगा, और जो ये धनानंद है उसको कत्ल कर दूंगा मैं। फाइनली ही वॉज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्ता मौर्य का सहारा लेके चाणक्य ने क्या करा, इनको ख़त्म करके हटा दिया वहाँ से। who took advantage of the public resentment and established a Maurya empire in मगध, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा टैक्स लगा रखे थे, लोगों ने सपोर्ट कर डाला, इस वजह से इनको और इनको उखाड़ के फेंक दिया वहाँ से, और फिर इस तरह से मौर्य एम्पायर शुरू हो जाता है, मतलब मौर्य डायनेस्टी का स्टार्ट होता है। फिर जो ये एक्सपेंशन तो हो चुका है आगे तक काफ़ी हद तक, तो उसी चीज़ को आगे उनको मिल जाती है गद्दी एक तरह से, और फिर आगे चल के ये मौर्य एम्पायर बनता है। तो वो बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियो के अंदर, ये खुद ही इतना बड़ा टॉपिक है, इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा मौर्य एम्पायर का, तो आगे देखते हैं। फिलहाल हम कॉज देखते हैं इसके। कॉज फॉर द राइज ऑफ मगध, सबसे पहला जो इसके जो कारण है कि किस वजह से वो एक तरह से डेवलप हो पाया मगध एक एम्पायर के तरीके के तौर पर, तो जोग्राफिकल फैक्टर सबसे पहले इसमें काम करता है। मगध वॉज लोकेटेड ऑन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ गंगेटिक वैली, यानी कि ये गंगा बह रही है, मगध इसके अपर में भी है और लोअर में है। तो इससे क्या है कि जो उसके पास जो गंगा नदी है, तो जो वहाँ से फर्टाइल लैंड है, मतलब क्योंकि गंगा नदी ऊपर से बहकर आ रही है तो मिनरल्स तो लेकर आएगी, तो वो यहाँ छोड़ जाएगी। तो इससे इनको क्या फ़ायदा होता है कि मिनरल्स हो जाते हैं इकट्ठे वहाँ पर, तो इसका ही उनको एक तरह से एडवांटेज मिल जाता है यहाँ पर पहला, क्योंकि खेती अच्छी हो पाती है उनके पास, क्योंकि अगर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो लोग आसानी से रह पाएंगे। जहाँ पर नदी होती है वहीं पर अक्सर सिविलाइजेशन बचती हैं, और लोग भी वहीं पर रहना पसंद करते हैं जहाँ नदी होती है। इट वॉज लोकेटेड ऑन द mainland रूट बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट, जैसे कि अभी देख के जैसे ये है, यहाँ पर वेस्ट का एरिया है, क्योंकि यहाँ पर भी दूसरे महाजनपद हैं और यहाँ पर भी हैं। अब यहाँ से जो व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, वो जाता है गंगा के ज़रिए। अब वो टूर हो गया, एक तरह से रूट हो चुका है, इनका रास्ता कंट्रोल करने का इनके ऊपर आ जाता है। तो ये जोग्राफिकल इनको फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि गंगा से तो व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो वो कंट्रोल किसके पास है, गंगा का जो मगध है उसके पास है। द एरिया हैड फर्टाइल सॉइल, इट ऑल्सो रिसीव्ड इनफ रेनफॉल, एक तो ज़मीन उनकी अच्छी खासी है, उपजाऊ है, फर्टाइल लैंड है उनके पास। फिर दूसरी बात ये कि नदी भी जो बारिश होती है वहाँ पे वो भी अच्छी होती है। मगध वॉज इनसर्कल्ड बाय रिवर ऑफ 3 साइड, गंगा, सोन, चंपा, मेकिंग द रीजन इम्प्रेग्नेबल टू एनिमीज। अब यहाँ पर इनको एक फ़ायदा ये होता है कि जो मगध है, वो जो पाटलिपुत्र इनकी राजधानी है, वो घिरी हुई है तीनों साइड 3 नदियों से। पहली है गंगा, सोन और चंपा, जिससे क्या होता है कि जो दूसरे देश की कोई मतलब कोई जो दूसरा महाजनपद है वो उनके ऊपर आसानी से हमला नहीं कर पाता। तो इससे क्या होता है, उनको फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का, इम्प्रेग्नेबल बन जाता है, क्योंकि वो उस पर अभेद हो जाते हैं, उसको जल्दी हरा सकते नहीं हैं। बोथ राजगीर एंड पाटलिपुत्र वर लोकेटेड इन स्ट्रेटेजिक पोजिशन, क्योंकि राजगीर क्या है, ये 4-5 पहाड़ों से घिरा हुआ है चारों साइड से, और पाटलिपुत्र क्या है, ये घिरा हुआ है नदियों से। तो इनको एक फ़ायदा मिलता है। पाटलिपुत्र के जरिए उन्होंने क्या करा, फोर्टिफिकेशन करा और नदियों को कंट्रोल कर लिया। अब जो राजगीर है उस पर कोई हमला कर सकता नहीं, क्योंकि पहाड़ों घेरा पड़ेगा, पहले पहाड़ पार करने पड़ेंगे, फिर जाके फिर दोबारा दीवारें आएंगी, तो एक तरह से इनको स्ट्रेटेजिक फ़ायदा मिल जाता है। तो ये जोग्राफिकल इनका एडवांटेज हो जाता है। आगे है इकोनॉमिक फैक्टर। मगध हैड अ ह्यूज कॉपर एंड आयरन डिपॉजिट। अब इनको इकोनॉमिक फ़ायदा कैसा होता है कि इनके पास आयरन है, क्योंकि लोहा है, अगर दूसरा स्टेट जो दूसरा महाजनपद है उसको लोहा चाहिए होगा तो वो इनसे लेगा, खरीदेगा, फिर वह जाके कहीं हथियार बना पाएगा, और कॉपर डिपॉजिट भी इनके पास है। बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इट कुड ईजिली कंट्रोल ट्रेड, कि मैं बता चुका हूँ आपको कि गंगा के ऊपर इनके ऊपर कंट्रोल है, तो जो गंगा से जहाज जो जाएंगे ट्रेड करने के, तो इससे टैक्स लेंगे, तो ऐसा ऐसी कमाई करेंगे। तो इससे क्या है, इनको इकोनॉमिक फ़ायदा होगा। जोग्राफिकल फ़ायदा तो इनके पास क्या है कि कंट्रोल कर रखा गंगा को।
अब गंगा से जब जहाज जाएंगे तो उसका भी टैक्स लेंगे, तो यहाँ से इकोनॉमिक फ़ायदा है इनको। हैड अ लार्ज पॉपुलेशन विच कुड बी यूज फॉर एग्रीकल्चर, माइनिंग, बिल्डिंग सिटीज़ इन द आर्मी इन द आर्मी। क्योंकि पॉपुलेशन शुरू से ही ज़्यादा रही, क्योंकि फर्टाइल लैंड है, तो लोगों ने आगे जंगल को साफ करके लोहे का तो इस्तेमाल करने लग गए थे, वेपन्स हैं, टूल्स हैं, वो इस्तेमाल करने लग गए थे। उन्होंने पेड़ को साफ करके वहाँ पे खेती करनी शुरू कर दी थी अच्छे से, मतलब जो एग्रीकल्चर है वो इस्तेमाल अच्छा खासा स्टार्ट हो चुका था वहाँ पर। तो जहाँ पर एग्रीकल्चर होगा वहीं पे लोग ज़्यादा रहेंगे, तो वहाँ पर एक पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो पॉपुलेशन के वजह से ही इन्होंने और एक्सपेंशन कर पाई अपना, क्योंकि एग्रीकल्चर के पास अच्छा था, मतलब इतना से वो अपने पर सेल्फ डिपेंड थे लोग। माइनिंग, क्योंकि वहाँ पे लोहा था, बिल्डिंग करते थे लोग, बनाते थे सिटीज़ को, और आर्मी के अंदर मतलब एक बड़ी आर्मी बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो आर्मी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लोग हों तो। द जनरल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल एंड द रूलर, द mastery ओवर गंगा मीट में इकोनॉमिक हेगमनी, गंगा वॉज इम्पोर्टेड फॉर द ट्रेड इन नॉर्थ इंडिया। मतलब जो वहाँ की जनता है और जो वहाँ के लोग हैं उनमें प्रॉस्पेरिटी है एक तरह से, काम करने के लिए अपनी तरह से, मतलब एक अबद्ध है, मतलब उनको काम करना है तो वो करते हैं उस चीज़ को, कंट्रोल, मतलब मिलकर काम करने पे राज़ी रहते हैं वो लोग, लड़ाई झगड़ा उनके बीच आपस में नहीं है तब। और दूसरा फ़ायदा इनको ये मिलता है कि जो गंगा है उसके ऊपर उनका कंट्रोल है, दबदबा उन्हीं का है उसके ऊपर, क्योंकि ट्रेड की गंगा इंपॉर्टेड है तो उसको कंट्रोल करते हैं, उससे पैसा मिलता है, उनको टैक्स लगाते हैं। विद द एनेक्सेशन ऑफ अंगा बाय बिम्बासार, यानी कि बिम्बिसार ने जो है उसने एनेक्सेशन करा था, मतलब सो जो अंग था सबसे आखिरी, जो ईस्टर्न पार्ट में सबसे पहले जो आखिरी में जो महाजनपद था उसको बिम्बिसार ने एनेक्स कर लिया, मतलब कंट्रोल कर लिया था, उसको जीत चुका था, हरा दिया था उसको। तो वहाँ पर क्या था, एक चंपा नदी बहती थी, वहीं पर उसके पास एक बंदरगाह थी, पोर्ट थी, तो उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि पोर्ट के ज़रिए से ही ट्रेड होता था, वहाँ से भी उनको कंट्रोल मिल गया, उससे इनको इकोनॉमिक फ़ायदा हो गया, क्योंकि वहाँ से ट्रेड होता था साउथ ईस्ट एशिया में, श्रीलंका और साउथ इंडिया में। तो आगे देखते हैं हम जो कल्चरल फैक्टर है उसके बारे में। मगध सोसाइटी हैड अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर्स, यानी कि ये एक अनऑर्थोडॉक्स लोग थे, मतलब एक धार्मिक तौर पे कट्टरवादी लोग नहीं थे ये। अब धार्मिक कट्टरवादी नहीं है तो सीधी बात है कि इतना जो धर्म क्या है कि धर्म हमेशा उस ज़माने के अंदर आड़ में रहता। जो हम देखते हैं कि कुरु पांचाल हैं, जो दूसरे जो महाजनपद है वो बर्बाद क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है वो कहता है कि तुम्हें हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब जो जानवर है तुम्हें बलि देनी पड़ेगी उसकी। अब जो राजा हैं वो क्षत्रिय क्लास है, क्षत्रिय क्लास को इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि खर्चा बहुत है सेक्रीफाइस देने में, बार बार जानवर मारो। अब जानवर मार रहे हैं इस वजह से क्या है, उनके पास वो भी सिस्टम नहीं आ पा रहा कि वो खेती करने अंदर जानवर को इस्तेमाल कर सकें। बैल तो उन्होंने मार दिए, गाय उन्होंने मार डाली बहुत सारी, और जो जानवर दूसरे जानवर हैं उन्होंने वो भी मार दिए, घोड़े मार डाले बहुत सारे, तो उससे क्या है उनमें दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर कल्चर ही ऐसा है कि ब्राह्मण के ना सेक्रीफाइस करते रहो, उससे क्या है वो प्रॉब्लम आ रही है उनके अंदर, तो इस वजह से वो मगर क्या है, मगध वाले क्या है वो आर्यन तो है नहीं पूरी तरह से, वो आर्यन है आधे, जो आधे कबायली लोग हैं ट्राइब जो है वहाँ की रहने वाली मगध की, उनका मिक्सचर है, तो आधे तो वो धर्म को मान लेते हैं कुछ हद तक, पर हम देखते हैं कि वहाँ पे जैनिज़्म और बौद्धिज़्म एक तरह से आगे बढ़ रहा है। तो वहाँ के लोग जो हैं वो ब्राह्मणिकल सिस्टम को नहीं मानते, वो सिस्टम मानते हैं जैनिज़्म का, कि उसमें तो है नहीं सिस्टम कि भाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तुम्हें हर चीज़ का, तो इससे एक कल्चरल फैक्टर भी आता है कि इनके पास ऐसा सिस्टम नहीं था, इन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं थी कि फालतू तुम खर्चा करो इस चीज़ के ऊपर, बार बार तुम सेक्रीफाइस दो और जानवरों को मारो। इट हैड अ गुड मिक्स ऑफ आर्यन एंड नॉन आर्यन, बता चुका हूँ मैं भी आपको कि लोग मिले जुले लोग थे आर्यन और नॉन आर्यन के। द एमर्जेंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म लेड अ रेवोल्यूशन इन द टर्म ऑफ फिलोसफी एंड थॉट, दे एनहेंस लिबरल ट्रेडिशंस, यानी कि हम देखते हैं कि एमरजेंस तो यहीं पर ही हो रहा है। मगध है जो ये वेस्टर्न जो ईस्टर्न एरिया है एशिया इंडिया का, यहीं पर हम देखते हैं जो बिहार वाला साइड है, यहीं पर जो एमरजेंस होता है जैनिज्म और बुद्धिज्म का होता है। तो ये एक नज़रिया नया जैसा विचार नज़रिया आता है इनके अंदर के, वो थोड़े लिबरल टाइप के होते हैं कि पुराने ज़माने के तो जो बताया जा रहा है कि ब्राह्मणिक सिस्टम है उससे ये अलग थे। सोसाइटी वॉज नॉट सो मच डोमिनेट बाय द ब्राह्मण्स एंड मैनी किंग्स ऑफ मगध वर लो और इन ओरिजिन। हमने देखा क्योंकि ब्राह्मण तो यहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रहा है, इनका डोमिनेंस ही नहीं है, क्योंकि जैनिज्म यहाँ पर है, बुद्धिज्म यहाँ पर है। और जो वहाँ के कुछ राजा हैं हम देख चुके हैं, नंद डायनेस्टी है, वो एक लोअर क्लास से लोग थे, मतलब बिलोंग करते थे, वो शूद्र थे वो लोग। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर जो है
जो ब्राह्मण सिस्टम में इतना फॉलो नहीं हो रहा, उनका डोमिनेंस भी नहीं है वहाँ पर, तो ये कल्चरल फैक्टर होगा इसके। आगे हम देखते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है। द मगध वॉज लकी टू हैव मैनी पावरफुल एंड एम्बिटियस रूलर्स, यानी कि जो मगध है उनके जो राजा थे वो भी कुछ हद तक इस तरह के मिजाज के थे कि उन्होंने चाहा कि हम एक्सपेंशन करें, और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन तक उसको बनाया, बड़ी बड़ी आर्मी खड़ी करी। द अवेबिलिटी और आयरन एनेबल देम टू डेवलप एडवांस वेपनरी। अब हमारे पास आयरन है, अगर राजा की उम्मीद ही ना हो, राजा की ऐसी जो आकांक्षा डिज़ायर उसके ऐसे ना हो कि वो चाहे कि मैं अपने बड़े बड़े हथियार बनाऊँ, एक्सपेंशन करूँ, तो किस काम के हैं। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर है। पॉलिटिकल फैक्टर यूँ है क्योंकि उन्होंने अपने आयरन को कंट्रोल करा, जो छोटा नागपुर का एरिया है जो आशीर्वाद में जहाँ पे निकलता है लोहा, तो उन्होंने उस चीज़ को कंट्रोल करा और उस जो लोहे का है उसका इस्तेमाल करा टूल बनाने में, वेपन्स बनाने में, जिससे वो आगे उन्होंने अपनी आर्मी खड़ी करी और एक्सपेंशन करा। तो ये सब डिपेंड करता है वहाँ के रूलर के ऊपर। दे वर ऑल्सो द फर्स्ट किंग टू यूज़ एलिफेंट इन द एनिमी। अब वजह क्या है कि जो मगध का एरिया है फर्टाइल लैंड है, जंगल भी अच्छे खासे, तो वहाँ हाथी भी थे। उन्होंने क्या करा, हाथी को कैप्चर करा, उनको ट्रेन करा आर्मी के अंदर। तो ये वो पहले लोग जो ने हाथियों का इस्तेमाल करा, इस वजह से क्या हुआ, पॉलिटिकल फ़ायदा मिला। कुछ उनके राजा थे, उनका दिमाग लगाया उसने कि जो सामने की आर्मी है वो कमज़ोर है, कि हाथी नहीं है उनके पास, इनके पास हाथी, तो उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल करा इसको। द मेजर किंग ऑल्सो डेवलप अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जैसे हम देख चुके हैं कि बिम्बिसार ने जो आगे चल के जो शायद शुरू है उसके ज़माने में भी सिस्टम अच्छा बनाया गया, क्योंकि जो बिम्बिसार था उसने जो कहते हैं बताया मैंने आपको, जो महामात्य हैं उनको बांट दिया था काम अलग अलग काम के। कोई सेना का काम देख रहा है, कोई धर्म का काम देख रहा है, कोई एग्रीकल्चर देख रहा है, कोई ट्रेड देख रहा है। तो इससे क्या है, उनके अंदर सफिशिएंट आ जाता है सिस्टम के काम करने में, उनको आसानी हो जाती है। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर हो जाते हैं आगे बढ़ने के। तो यहीं तक है ये वीडियो। आगे मैं ये दिखाता हूँ आपको जो मैप है उसके अंदर कैसे कैसे उसका एक्सपेंशन हो रहा है। ये देखो यहाँ पर है, यहाँ से देखो यहाँ पर कितना एक्सपेंशन इसके अंदर हो चुका है। ये हरियंग डायनेस्टी के टाइम की बात है, जब तक यहाँ तक ये फैल चुका था। और बाद में जो उसको आए, जो रूलर आए महापद्मनंदन वगैरह, उन्होंने जो अवंती है उसको भी कंट्रोल कर लिया। फिर नंद डायनेस्टी आती है, उसने तो पूरा बिल्कुल कंट्रोल कर दिया महादेश। हम देखते हैं महापद्मनंदन है, उन्होंने कंट्रोल करके पूजा से इसको अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर जब हम देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर आएगा, वो यहाँ से लेकर पूरा ये जो एरिया रीजन इसको पूरा करके कंट्रोल कर लेता है, और इस तरह से एक जो हम कहते हैं अखंड भारत है उसका निर्माण होता है। और ये पहला एम्पायर होता है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ चुका होगा अच्छी तरह से कि मगध का जो एक्सपेंशन है वो किस तरह से हो गया, एक वो महाजनपद से एक एम्पायर कैसे बन गया। फिर अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य डायनेस्टी है उसके बारे में, और जो मौर्य एम्पायर है उसके बारे में। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दूसरी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।